हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी जियो से रिलेटेड है। और जियो में अब आप कहोगे इकोनॉमिक्स आ गया है, पर ये अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र हैं जो आपकी ज्योग्राफी में भी आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को ज्योग्राफी की बात करें तो 5 व्यवसायों के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है। 5 व्यवसायें यानी 5 ऑक्यूपेशंस में डिवाइड किया जाता है अर्थव्यवस्था को ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें इन 5 व्यवसायों को ना आप सभी ने पढ़ा हुआ होता है। जैसे सबसे पहले आता है प्राथमिक व्यवसाय। वही व्यवसाय आएंगे, सभी ने ये पढ़े होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। बट जियो के अंदर सिंपली आपको केवल इतना नहीं पता होना चाहिए कि प्राथमिक व्यवसाय में ये चीज़ें आती हैं। आपको ये भी करवाऊंगी कि प्राथमिक व्यवसाय विश्व के कितने पार्ट में यानी किस किस पार्ट में ये आपके व्यवसाय शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय की। तो ये कौन से व्यवसाय होते हैं जहाँ पर जो लोग हैं प्राथमिक कार्यों में अपना योगदान रखते हैं। प्राथमिक कार्य, ठीक है, प्राथमिक कार्यों में व्यक्ति अपना योगदान देता है। जैसे कृषि, आपका खनन। तो क्या क्या आता है इनमें डिटेल में लिख लो। कृषि से रिलेटेड सारे के सारे काम आपके प्राथमिक व्यवसायों की श्रेणी में आते हैं। वन से रिलेटेड आखेट, मत्स्य पालन और उसके अलावा आपका खनन, लकड़ी काटना। वन से रिलेटेड जैसे कोई लकड़ी काटना, कंदमूल इकट्ठे करना। आखेट आपका यही कहलाता है, वनों से जड़ी बूटियां प्राप्त करना, कंदमूल इकट्ठा करना, मछली पालन करना, खनन करना। तो ये सारे के सारे जो आपके काम हैं प्राथमिक व्यवसायों की श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा पशुचारण भी आपका प्राथमिक व्यवसाय में ही शामिल किया जाता है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले कृषि। देखो, एग्रीकल्चर सिस्टम में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो एग्रीकल्चर सिस्टम हम कर चुके हैं। वन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका आखेट और मत्स्य पालन। आखेट और मत्स्य पालन दोनों की मनुष्यों के प्राचीनतम व्यवसाय रहे हैं, यानी बहुत पुराने काम है। ये आदिम जनजातियों के द्वारा भी आपके ये काम सदियों से होते चले आ रहे हैं। तो आदिम जो जनजातियां हैं जो आपके वनों में रहती हैं, पहाड़ों पर रहती हैं, उनके द्वारा भी ये काम सदियों से होते चले आ रहे हैं। विश्व के अनेक भागों में आज भी आपका प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें टुंड्रा वाले एरिया, विश्व के टुंड्रा प्रदेशों में, और उसके अलावा जहाँ पर उत्तरी कोणधारी वन आपके कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर आपकी बर्फ़ होती है। तो उत्तरी कोणधारी वनों के अंतर्गत भी वहाँ के लोग आपके आखेट और मत्स्य पालन जैसे काम करते हैं। तो वहाँ पर है ना जनसंख्या तो कम होती है। अगर इन एरिया की बात करें, ठंडे इलाकों में जनसंख्या कम होती है, अल्प होती है। और सघन जनसंख्या इसीलिए ही नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ है, कृषि नहीं कर सकते और कोई जीविका का साधन नहीं है। तो अधिकतर लोग वन आखेट करते हैं और मत्स्य पालन करके अपना जीवन गुजारते हैं। अब विश्व के अंदर बात करें तो आपके आखेट और मत्स्य पालन के जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं भाई। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है नंबर 1 कनाडा के टुंड्रा प्रदेश, यानी कनाडा में जो बर्फ वाला इलाका है वो वाला। और यहाँ पर कनाडा के अंदर आपकी आदिवासी जनजातियाँ जैसे एस्किमो जनजाति वो जनजाति है जो बर्फ के अंदर घर बनाकर रहती हैं। और जब एस्किमो जनजाति के लोग जो बर्फ का घर बनाते हैं उसे इग्लू कहते हैं। कई बार इग्नू कहते हैं, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इग्नू, ठीक है। एस्किमो जनजातियों द्वारा बनाया हुआ बर्फ का घर इग्नू कहलाता है। तो इसको आप याद रखोगे। तो यहाँ पर आपकी एस्किमो जनजाति आती हैं। उसके अलावा आदिवासी लोग अमेरिकन इंडियन निवास करते हैं। अमेरिकन इंडियन यानी मूल निवासी, अमेरिका के मूल निवासी जिसे कहते हैं अमेरिकन इंडियन। तो वो भी आपके इसी प्रकार के काम करते हैं, आखेट और मत्स्य।
गर्मियों में तो आपकी जो एस्किमो जनजाति है मत्स्य पालन का काम करती हैं। सर्दियों में जब भयंकर बर्फ पड़ जाती है तब ये जनजाति कैरिबू और सील जैसी जो और आपका जो सफ़ेद भालू होता है ना, उन सबको मार कर अपना भोजन बनाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो कैरिबू, सील और सफ़ेद भालू जैसे जानवरों पर निर्भर रहते हैं सर्दियों में एस्किमो जनजाति। नेक्स्ट आता है आपका विश्व में प्रमुख आखेट और मत्स्य वाला एरिया। एक तो पढ़ लिया आपने कनाडा का टुंड्रा प्रदेश। सेकंड आता है भाई साइबेरियन टुंड्रा और टैगा। साइबेरियन टुंड्रा और टैगा यानी साइबेरिया किसे कहते हैं? रूस का जो पार्ट आपका एशिया में पड़ता है। रूस एक ऐसा देश है जो आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे कहते हैं साइबेरिया। तो साइबेरिया का जो टुंड्रा वाला पार्ट है और जो टैगा वाला पार्ट है यानी जिन पर भयंकर बर्फ होती है, उन वाले पार्ट में आपके कुछ जनजातियां पाई जाती है। कुछ लोकल लोग होते हैं, वहाँ के आदिवासी होते हैं जो आपके मत्स्य पालन करते हैं और आखेट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं? तो भाई एक आती है इसमें सेमाइड तुगु। आपकी ये जनजातियां ना एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, पीजीटी लेवल में भी और आपके भाई नेट में भी। नेट जियो की बात कर लो या पीजीटी ज्योग्राफी की बात करो तो ये जनजातियों से क्वेश्चंस आते हैं। तो सेमाइड, तुगु, याकूत, युकागिर, ये सारी क्या है? ये सारी आपकी जनजातियों के नाम हैं। तो जो आपकी आखेट करती हैं या आपकी मत्स्य पालन जैसे काम करती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, सीधा पूछेगा याकूत जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन में साइबेरिया मिलेगा, ठीक है। एस्किमो कहाँ? ऑप्शन में कनाडा मिलेगा। तो ऐसे आप जनजातियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। नंबर 3 पर आता है विश्व के आखेट और मत्स्य पालन क्षेत्रों में अमेजन बेसिन। ये आपका जो अमेजन बेसिन है दक्षिण अमेरिका के अंदर पाया जाता है। वहाँ पर एक अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, मैंने लंबी नहीं बोला है, मैंने बड़ी बोला है। इस नदी की 100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं और इसी वजह से इस नदी में जो पानी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है। तो अमेजन बेसिन, यहाँ पर आपकी अमेरिंड, जीवारो और जागुआ जनजाति पाई जाती हैं अमेजन बेसिन के अंदर। तो ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां आपके आखेट का काम करती है, मत्स्य पालन का काम करती है अमेजन बेसिन के अंदर। अब आपने 3 एरिया पढ़ लिए हैं, कनाडा के टुंड्रा प्रदेश, साइबेरियन टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में और अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट आता है आपका कांगो बेसिन। तो भाई कांगो बेसिन में जो आपकी जनजाति पाई जाती है, ये कांगो नदी के पास वाला एरिया है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। तो कांगो बेसिन में आपकी जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है पिग्मी जनजाति। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा बूसलैंड, कांगो बेसिन और बूसलैंड, ये दोनों अफ्रीका में पाई जाते हैं। ये जगह कांगो बेसिन और बूसलैंड अफ्रीका के अंदर। तो बूसलैंड में पाए जाते हैं आपके बूसलैंड के अंदर बूसमैन जनजाति पाई जाती है। तो कांगो बेसिन के पिग्मी और बूसलैंड के बूसमैन, ये दोनों ही जनजातियां अफ्रीका के अंदर आखेट और मत्स्य पालन जैसे काम करती है। और लास्ट आता है आपका मलेशिया के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं जो कि आपके आखेट और मत्स्य करती हैं, तो इसमें आती है भाई आपकी सेमांग और सकाई जनजाति आखेट और मत्स्य से रिलेटेड काम करती है। तो आपको समझ में आ गया। तो वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर कनाडा के टुंड्रा प्रदेश, एस्किमो और इग्नू, अमेरिकन इंडियन और ये
कैरबू, सील और सफ़ेद भालू। सर्दियों में ये इन पर निर्भर रहते हैं, गर्मियों में ये मत्स्य पालन करते हैं। साइबेरियन टुंड्रा और टैगा वन, इसमें ये जनजातियाँ सेमाइड, तुंगू, याकूत, युकागिर और चुकची जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अमेज़न बेसिन में एमेरिड, जीवारो और जागियो जनजातियाँ पाई जाती हैं। कांगो बेसिन के पिग्मी पाए जाते हैं। बुशलैंड में बुशमैन पाए जाते हैं और मलेशिया में सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। तो ये क्या था, ये तो विश्व के अंदर आखेट और मत्स्य पालन के कुछ क्षेत्र थे कि विश्व में कहाँ कहाँ पर आपका आखेट किया जाता है और मत्स्य पालन करते हैं जनजातियाँ, अगर हम बात करें। अब इसके बाद खनन, तो देखो आप सबको पता है जहाँ पर आपके खनन से रिलेटेड काम होंगे, जहाँ पर खाने होंगी। नेक्स्ट आता है पशुचारण। नेक्स्ट आता है आपका पशुचारण। पशुचारण की बात करें तो पशुचारण आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है भाई आपका चलवासी पशुचारण और दूसरा होता है आपका व्यापारिक पशुचारण, या इसे वाणिज्यिक पशुचारण भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉमर्शियल पशुचारण, और यह आपका चलवासी। देखो चलवासी पशुचारण यानी यहाँ पर जो पशुचारण होता है, आपने देखा होगा ना, आप उत्तर भारत में रहते हो सभी, तो आपको ये पता होगा, जब राजस्थान की तरफ से आपने देखी हो कभी लंबे लंबे सींग वाली गायें आती हैं, ठीक है, और वो कुछ धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहने हुए आदमियों के साथ वो उन्हें लेके जाते रहते, चराते रहते हैं, तो राजस्थान की गायें होती हैं वो। और राजस्थान से, मैंने हरियाणा में तो खूब देखी है भाई, तो राजस्थान से हरियाणा में तो जो किस उद्देश्य से आए हुए होते हैं, वो किस उद्देश्य से, चारे की खोज में, जहाँ पर उनके जानवरों का पेट भर जाए, और फिर वो वापस भी लौट जाते हैं एक पर्टिकुलर मौसम में। तो चलवासी पशुचारण, इसके अंतर्गत व्यक्ति मौसम के अनुसार अपने पशुओं के साथ घूमता रहता है चारे की खोज में। ये जो पशुपालन होता है निर्वाह की दृष्टि से किया जाता है, यानी केवल जीवन जीने की दृष्टि से किया जाता है, ऐसा व्यापारिक उद्देश्य से नहीं करते, ठीक है। हाँ, जीवन जीने के बाद जो कुछ फालतू बच गया थोड़ा बहुत उसे बेच के अपने लिए वस्तुएं खरीद लेते हैं चलवासी पशुचारण के अंदर। इसके जो पशुओं से दूध प्राप्त होता है, आपका ऊन प्राप्त होती है, मांस प्राप्त होता है, खालें प्राप्त होती हैं, तो कुछ का तो वो खुद ही उपभोग कर देते हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है उसको बेचकर अपने लिए वस्तुएं या अन्य चीज़ खरीद लेते हैं। तो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब इसके जो एरिया हैं, तो अधिकतर आपके एशिया वाला पार्ट आता है भाई इसके अंदर, मध्य एशिया। सेकंड पार्ट आता है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, और तीसरा आता है आपका उत्तर और पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका का उत्तर और पूर्वी वाला पार्ट, और नेक्स्ट आता है आपका टुंड्रा, यानी बर्फीला इलाका, टुंड्रा वाला एरिया। तो इन सारे प्रदेशों में आपकी चलवासी पशुचारण अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सभी जो क्षेत्र हैं आपके विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। चलवासी पशुचारों के क्या होते हैं, डेरे होते हैं, ये लोग डेरे डालकर रहते हैं, और इनके जो डेरे होते हैं भाई अस्थायी होते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुकेंगे। जैसे ही चारे की मात्रा उस एरिया में कम हुई या इनको चारा उपलब्ध नहीं होता इनके जानवरों को, तो उस एरिया को फिर ये छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका वाणिज्यिक पशुचारण। तो यहाँ पर जो पशुपालन किया जाता है व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। जो आपके डेवलप्ड कंट्री है यानी विकसित देश, जो विकसित देश हैं वो इस प्रकार के पशुपालन को करते हैं। बड़े बड़े रैंच, पशुओं को बड़े बड़े रैंचों के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर पशुओं को जो पाला जाता है उस एरिया को कहते हैं रैंच, यानी जिसे हम कहते हैं ना बाड़, कि भाई पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। तो यहाँ पर पशुओं को बड़े बड़े रैंचों के अंदर रखा जाता है। उनको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है, उनकी दवाइयों का, उनके प्रजनन का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि मुनाफा अधिक कमाया जा सके। वाणिज्यिक आपका पशुचारण, जैसे कि मैंने बताया, आपकी डेवलप्ड कंट्री के अंदर होता है। तो डेवलप्ड कंट्री आपकी कौन कौन सी, जैसे भाई आपकी अमेरिका आता है इसके अंदर। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर आता है जहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी भाई इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का भी कुछ पार्ट इसके अंतर्गत आता है वाणिज्यिक और आपके
वाणिज्यिक और व्यापारिक पशुचारण के अंतर्गत। अब ये जो व्यापारिक और वाणिज्यिक पशुचारण है, ये अधिकतर जैसे अमेरिका में आपके पाए जाते हैं ना शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान और यूरोप के स्टेपिस घास के क्षेत्रों में इस प्रकार का पशुपालन अधिक किया जाता है। ठीक है, तो ये था भाई आपका चलवासी पशुपालन और ये था व्यापारिक और वाणिज्यिक पशुचारण, जो कि एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वनो उद्योग, यानी वन से आप लकड़ी काटना और वन से क्या क्या प्राप्त होता है, वनों की बात करें जो कि आपके प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। कृषि तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं। वन की बात करते हैं तो भाई वन से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। वन ये लगा लो, वन भी एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है। वन से दुनिया भर की औषधियाँ मिलती हैं। जैसे आपका एक वृक्ष है सिनकोना, एक वृक्ष है सिनकोना। सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या बनाया जाता है, कुनेन। और कुनेन किस में काम आती है, कुनेन आपकी एक मलेरिया रोधक दवा है, मलेरिया रोधक दवा है कौन सी, कुनेन। तो सिनकोना वृक्ष से कुनेन, और कुनेन क्या है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है, उसके ऊपर वाली छिलके से कुनेन बनाई जाती है, जो कि एक मलेरिया रोधक दवा है। तो वृक्ष हमें क्या देते हैं, वन औषधियाँ भी देते हैं। उसके अलावा आपका गोंद, रेजिन, रेशा, दुनिया भर की विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, और उनके पत्तों से भी, और उनकी लकड़ियाँ भी काम आती हैं। कॉमन लकड़ी है तो फर्नीचर वगैरह में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो दुनिया भर की चीज़ें हम किससे प्राप्त करते हैं, वनों से प्राप्त करते हैं। तो ये था भाई आपका प्राथमिक व्यवसाय। तो विकासशील देशों के लोग ज़्यादा प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो आपके जो विकसित देश हैं वो आपके द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम प्रकार के जो व्यवसाय हैं उन पर निर्भर रहते हैं। सेकंड आता है आपका द्वितीयक व्यवसाय। देखो इसको समझने का तरीका क्या है, जब कोई भी वस्तु आप बना रहे हो, जब प्राथमिक व्यवसाय का यूज़ करके आप कुछ नया बना रहे हो, कोई भी अन्य वस्तु बना रहे हो, तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है आपका द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। इसके अंदर आपके आते हैं विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, विनिर्माण उद्योग, जो कि मैं आपको डिटेल में करा चुकी हूँ। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, कितने प्रकार के कच्चे माल के आधार पर, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो विनिर्माण उद्योग आते हैं आपके द्वितीयक व्यवसाय में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कपास क्या है, कपास आपकी कृषि द्वारा प्राप्त होती है, तो एक प्राथमिक व्यवसाय है। और कपास से जब सूती वस्त्र बना दिया गया तो सूती वस्त्र क्या है, एक द्वितीयक व्यवसाय है। जैसे आपका गन्ना क्या है, एक कृषि से प्राप्त हुआ है हमें गन्ना, और गन्ने से जब आप चीनी बना दो तो ये चीनी क्या है, एक द्वितीय व्यवसायक है। यानी प्राथमिक व्यवसायों का यूज करके कोई भी नई वस्तु बनाना, कुछ भी नया बनाना, ये कहलाता है आपका द्वितीयक व्यवसाय। तो आपके विनिर्माण उद्योगों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय, टेरिटरी ऑक्यूपेशंस। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आपकी सेवाओं को शामिल किया जाता है। सेवाएं आती हैं, जॉब आती हैं, जो आप अलग अलग टाइप की जॉब करते हो। उसके अलावा भाई यातायात यानी परिवहन को शामिल किया जाता है तृतीयक व्यवसायों में। आपकी बैंकिंग प्रणाली को शामिल किया जाता है तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत। तो और उसके साथ साथ आपका संचार भी, कम्युनिकेशन भी आपका तृतीयक व्यवसायों में आता है। और भाई आपका व्यापार भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपकी सेवाएं, यातायात, परिवहन, बैंकिंग, संचार, व्यापार, ये सारे के सारे आपके तृतीयक व्यवसायों में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें ये सारी आर्थिक क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4 चतुर्थक व्यवसाय।
चतुर्थक व्यवसाय की बात करें तो इसके अंतर्गत आपकी जो उच्च लेवल के काम आते हैं, यानी किसी रिसर्च से रिलेटेड, किसी शोध से रिलेटेड, जो वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में, ये आपकी कुछ विशिष्ट सेवाओं से संबंधित होता है। एक जो सेवाएं होती है ना यहाँ पर विशिष्ट होती हैं, यानी ऊंचे लेवल की सेवाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट, प्रबंधन, या कोई भी आपका लर्निंग से रिलेटेड चीज़ है तो प्रशिक्षण, उसके अलावा कोई भी आपकी रिसर्च है यानी शोध यानी रिसर्च, किसी भी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो भी यहीं पर होगा। और उसके अलावा नियोजन यानी प्लानिंग, ठीक है, नियोजन, प्लानिंग, और आपकी कानूनी सेवाएं, जो कानून से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं वो भी सारी की सारी चतुर्थक व्यवसायों के अंतर्गत ही आती हैं। तो समझ गए। अब इसमें और फिफ्थ में थोड़ा ही फर्क है भाई, पंचम व्यवसाय में और चतुर्थक व्यवसाय में। जब आपकी ये वाली चीज़ और भी हाई लेवल तक पहुंच जाती है तब उसे पंचम व्यवसाय में शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें आपके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो जॉब्स होती हैं हाईएस्ट लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, आपके बिल्कुल स्वर्ण कॉलर वाले कर्मचारी, यानी ये वो कर्मचारी होते हैं ये जिनका पूरा बोलबाला रहता है किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। तो अच्छी खासी इनकी सैलरी होती है, बढ़िया जीवन स्तर होता है, उच्च जीवन स्तर होता है, बहुत बढ़िया इनके पास घर होते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है भाई इनके पास। तो ये थे आपके व्यवसाय, यानी आर्थिक भूगोल की बात करें, आपकी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनको 5 व्यवसायों में बांटा था। प्राथमिक व्यवसाय जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर सिस्टम को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका आता है, हमने डिटेल में पढ़ा अपना आखेट और मत्स्य पालन, और तीसरा पशुचारण और वन। और द्वितीयक व्यवसाय में आपके विनिर्माण उद्योग आते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने आपको पहले ही पूरा डिटेल में स्टडी करवा दिया है। और फिर आते हैं आपके तृतीयक व्यवसाय, इसमें कुछ अलग से पढ़ने का नहीं है, बस इतना याद रखना इनके अंदर किस किस को शामिल किया जाता है। एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस किस को शामिल किया जाता है तृतीयक व्यवसाय में, चतुर्थक व्यवसाय में क्या क्या आता है और पंचम व्यवसाय में क्या क्या आता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है, आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार का कार्य आपकी आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार के व्यवसाय में शामिल किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपके इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये टॉपिक आता है और ज्योग्राफी का भी पार्ट है, आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये पार्ट है, ये वाला टॉपिक, ठीक है भाई। इसके साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो एचटेट, DSSS, KVS, NVS और नेट, इन सभी के लिए कॉमन आपका PGT और नेट लेवल का पेड कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप पेड कोर्स ईजी से अवेलेबल है, वहाँ पर खरीद सकते हो, ठीक है। और पूरी जियो पढ़ सकते हो PGT लेवल की, जो कि हर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो DSSS भी है, KVS है, NVS है, या आपका HTET है, या अदर स्टेट कोई भी PGT लेवल का एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ वहाँ पर मैंने ही आपको जियो टीच कराई है, और वहाँ पर मैंने जो जियो इतनी डीप कराई है कि अगर आप नेट लेवल का एग्ज़ाम भी देना चाहते हो तो वो भी गारंटी देती हूँ आपका ईजी से क्रैक हो जाएगा। बट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ से आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं, जो बच्चे लेना चाहते हैं तो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। और उसके साथ इस मेरी वीडियो को भाई मैक्सिमम लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और ठीक है। और उसके अलावा मेरे चैनल जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, स्टडी विद दीपा सैनी, इसमें भी अपना योगदान दीजिए क्योंकि इसमें PGT लेवल का काफ़ी कंटेंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी इस वीडियो को देखते रहना और समझ लेना सारी चीज़ों को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ओके, हैव ए नाइस डे।